हेलो साथियों, आप सभी का एक और नई वीडियो में स्वागत है। तो दोस्तों, हम देख रहे थे कि जो जो भूगोल है उसका जो चैप्टर 1 है साथियों, उसकी जो मानव भूगोल है वो विशेष है, पर उसके नोट्स देख रहे थे साथियों आज। तो हमारा ये पार्ट 2 रहने वाला है। पार्ट 1 हमने पहले क्लियर कर चुके हैं साथियों। तो न्यू सिलेबस 2024-25 का है साथियों। मैंने बताया था कि शाम 5 बजे मिलते रहेंगे हम रोजाना। तो आज दिनांक हो चुकी है 6 जुलाई। ओके साथियों, क्या हो चुकी है? 6 जुलाई 2024 हो चुकी है। अब आरबीएस एनसीईआरटी बुक पहली बुक है साथियों ये। ओके साथियों, ज्योग्राफी क्लास 12 24-25 भूगोल नोट्स क्लियर हो। तो शुरू करते हैं वीडियो को, यानी कि आज की क्लास को शुरू करते हैं साथियों। क्लास शुरू करने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है साथियों कि आप अपने यूट्यूब चैनल एग्जाम स्टडी को सब्सक्राइब करें, ताकि सभी नोटिफिकेशन, सभी क्लासे आप मिस ना करें, सभी क्लासों को आप बारी बारी से देख ले साथियों। तो शुरू करते हैं। तो देखो, मानव का प्राकृतिकरण तथा प्रकृति का मानवीकरण देखेंगे साथियों। दो टॉपिक हमने कल क्लियर कर चुके हैं, दो टॉपिक आज करेंगे। पूरे 4 टॉपिक के साथियों इसमें क्लियर। तो आज हमारा तीसरा टॉपिक है कि मानव का प्राकृतिकरण तथा प्रकृति का मानवीकरण। तो सबसे पहले तो हम इन टॉपिक का महत्व देख लेते हैं। जो मानव का प्राकृतिकरण है साथियों, उसकी जो प्राकृतिकरण किस प्रकार से, क्या रहन सहन है, उसके बारे में चर्चा करेंगे। और प्रौद्योगिकी संबंधित विकास सामाजिक इस प्रकार से देखेंगे। और प्रकृति का मानवीकरण, जो प्रकृति है उसका मानव, उसके कैसा व्यवहार है साथी है, वो कैसे पालना करते हैं, मानव प्रकृति को कैसा व्यवहार प्रदान करता है और प्रकृति मानव को कैसा व्यवहार प्रदान करती है साथी। तो देखते हैं इसके बारे में। तो देखो, मानव सभ्यता के ऐतिहासिक काल में प्रौद्योगिकी का स्तर अत्यंत निम्न तथा मानव के सामाजिक विकास की अवस्था भी आदिम थी। क्लियर? यानी कि मानव सभ्यता के ऐतिहासिक काल में प्रौद्योगिकी का स्तर अत्यंत निम्नतम, यानी कि नीचा, तथा मानव के सामाजिक विकास की अवस्था भी आदिम थी साथियों, कमजोर थी। क्योंकि इस काल में मानवीय क्रियाओं पर प्राकृतिक पर्यावरण के तत्वों पर का प्रभाव अधिक था साथियों। क्या है? जो ये काल है कौन सा? ऐतिहासिक काल था साथी। उसमें जो मानवीय क्रियाकलाप है वो प्रकृति पर्यावरण के तत्वों को प्रभावित करता है साथियों। क्लियर हुआ? प्राकृतिक शक्तियां मानवीय क्रियाओं का मार्गदर्शन करती थी। इस काल में मानव प्रकृति की स्तुति थी, उसकी प्रचंडता से प्रभावित होता था तथा उसकी पूजा करता था। कहने का यह मतलब है कि जो पहले का ऐतिहासिक काल था साथियों, उसमें जो प्रकृति थी वो मानव उसकी पूजा करता था। यानी कि ना तो पेड़ काटते थे, ये अपने ये जो काम था अपनी सामगिरी के लिए पेड़ों को काटा करते थे, बिना काम के लिए कुछ नहीं काटते थे साथियों। यानी कि मान लो कि आप जैसे जंगल हो गए, पेड़ पौधे हो, उसकी पूजा किया करते थे साथियों ऐतिहासिक काल के लोग। सीधा सरल सा ये मान लो आप। ओके, इस प्रकार आदि मानव ने, आदिम ने, आदिव मान लो आप, आदि जीवन के मानव ने अपने आप को प्रकृति के आदेशों के अनुरूप डाल लिया। इसी प्रकार को मानव का प्राकृतिकरण कहा जाता है। जो मानव थे, आदिम जीवन के मानव साथी, पहले ऐतिहासिक काल के मानव, उन्होंने अपने को प्रकृति के अनुसार ढाल लिया था साथी। क्लियर? आदि मानव समाज एवं प्रकृति की प्रबल शक्तियों के बीच में इस प्रकार के अंतर संबंधों के जर्मन भूगोलवेताओं ने पर्यावरणीय निश्चयवाद का नाम दिया। समय के साथ मानव ने बेहतर व सक्षम प्रौद्योगिकी का विकास किया तथा उपलब्ध संभावनाओं के अनुसार मानवीय क्रियाओं की छाप सर्वत्र देखी लगी। विद्वानों ने इसी संभववाद का नाम दिया। मानव वातावरण अंतर संबंधों की इस विचारधारा के अनुसार प्रकृति अवसर प्रदान करती है। ओके, और मानव उनका उपयोग करता है, जिसमें प्रकृति का मानवीय प्रयासों की छाप पड़ने लगे। इस प्रकार प्रकृति का मानवीकरण हो जाता है साथियों। यानी कि जो आदिम जीवन के मानव होया करते थे, पेड़ों की पूजा करते थे, उनको अपने अनुसार ढेल लिया करते हैं, उनके अनुसार ही वो चला करते थे। और बड़े बड़े लोगों ने, बड़े बड़े विद्वानों ने कहा है कि जो आदिम जीवन के मानव है वो बहुत ही जो सूक्ष्म थे साथियों, सक्षम थे, जो पेड़ पौधे की पूजा करते थे साथी। इस प्रकार वो मानव वातावरण अंतर समय बीच के संबंधों की विचारधारा की प्रकृति में बदल गए अवसर प्रदान करते थे साथियों। ओके, और मानव, पहले के मानव के साथ आदि मानव पेड़ पौधों को बिल्कुल सही उपयोग में लेते थे साथियों। ओके,
ग्रिफिथ टेलर नामक भूगोलवेता ने उक्त यानी कि दोनों विचारधाराओं के मध्य मार्ग को अपनाते हुए नव निश्चयवाद अथवा रूपोवजावो निश्चयवाद की विचारधारा का प्रतिपादन किया। इस विचारधारा के अनुसार मानव अपने विकास को उस सीमा का संपन्न कर सकता है जो पर्यावरण को हानि न पहुंचाता हो। ओके, बिल्कुल क्लियर हो चुका है। अगला टॉपिक है समय के गलियारों से मानव भूगोल, यानी कि मानव भूगोल का इतिहास, यानी कि इसके बारे में इतिहास क्या है वो भी इस वीडियो में हम यानी कि इस क्लास में देखेंगे साथ में। तो शुरू करते हैं। मानव भूगोल का इतिहास अत्यंत प्राचीन है। जो मानव भूगोल का इतिहास है साथियों बहुत बहुत पुराना है साथियों। ये तब से चला आ रहा है जब से मानव पृथ्वी पर पैदा हुआ है, यानी कि जब से पृथ्वी में जीवन असंभव हुआ है और जब से मानव पृथ्वी पर पैदा यानी कि जब से मानव पृथ्वी पर पनपे हैं, जब से ये इतिहास चलता आ रहा है साथियों। ओके दोस्तों, समय के साथ साथ मानव भूगोल को सुस्पष्ट करने वाले उपगमों में परिवर्तन होते रहे हैं, यानी कि समय के साथ साथ जैसे समय निकलता गए अपने औजारों के अनुसार अपने आप को ढलते चले गए साथियों। ओके, उपागमों की ये ज्ञातमकता इस विषय की परिवर्तनशील प्रकृति को दर्शाती है। उपनिवेशवाद के युग से लेकर आधुनिक युग तक मानव भूगोल ने बहुत उन्नति की है। कौन से युग से लेकर उपनिवेशवाद के युग से लेकर आधुनिक युग से मानव भूगोल में बहुत उन्नति यानी कि बहुत कुछ प्राप्त कर लिया था साथियों। पहले के युगों से मानव ने जैसे आग बनाना सीख लिया था, चित्रकारी बनाना सीख लिया था और बहुत कुछ थे साथियों जिन्होंने बहुत उन्नति प्राप्त कर लेते साथियों। इसके विकास को निम्न 5 अवस्थाओं में बांटा जा सकता है। 5 अवस्था कौन कौन से देखेंगे साथियों। पहली अवस्था है कि आरंभिक उपनिवेश युग। ओके, दूसरा है उत्तर उपनिवेश गुण। तीसरा है अंत युद्ध अवधि के मध्य 1930 का दशक। क्लियर हुआ। 1950 के दशक के अंत में 1960 के दशक का अंत, 1970 का दशक, 1990 का दशक। ये तो 6 हो गए, लेकिन कोई बात नहीं, 5 भाग हैं साथियों ये। ओके, इस प्रकार से ये दोनों एक मान लो आप। ओके, 1950 और 1990 का दशक, ये 5 अवस्थाएं साथियों जो विकास को निम्न अवस्थाओं में बांटती है साथियों। क्लियर हुआ। अगला टॉपिक है मानव भूगोल के क्षेत्र एवं उप क्षेत्र। तो देखो, सामाजिक भूगोल, नगरीय भूगोल, राजनीतिक भूगोल, जनसंख्या भूगोल, आवास भूगोल तथा आर्थिक भूगोल आदि मानव जीवन भूगोल की शाखाएं अथवा क्षेत्र। यदि आपसे पूछ लिया जाए कि मानव भूगोल की प्रमुख शाखाओं के नाम तथा क्षेत्र बताओ साथी, तो आपको क्या क्या बताना है। क्लियर है कि सामाजिक भूगोल हो गया, नगरीय भूगोल हो गया, राजनीतिक भूगोल हो गया। तो देखो, सामाजिक भूगोल की समाज से लेकर रिलेटेड जो भी चीजें आते हैं वो तो हो गया सामाजिक भूगोल। दूसरा है नगरीय भूगोल, जो शहरी चीजें नगरीय से चीजें से रिलेटेड होती हैं चीजें, वो नगरीय भूगोल में आ जाता है। राजनीतिक भूगोल, जो राजनीति करते हैं साथियों, राजनीति का अर्थ समझ गए अब, राजा के बारे में, नेताओं के बारे में, ये सभी चीजें राजनीतिक भूगोल में आते हैं। यानी कि पॉलिटिकल साइंस अलग है साथियों और राजनीतिक भूगोल अलग है। ओके, पॉलिटिकल ज्योग्राफी कैसे आप मान लो। जनसंख्या भूगोल, जैसे जनसंख्या यदि हमारे भारत देश में बहुत ज्यादा संख्या बढ़ रही है, जनसंख्या क्या किसे कहते हैं, जिस क्षेत्र में आबादी एक से बढ़कर अनंत तक चले जाए उसे जनसंख्या कहते हैं साथी। ओके, यानी कि एक क्षेत्र में जनसंख्या, लोग बढ़ते चले जाए, व्यक्ति बढ़ते चले जाए, उसे जनसंख्या कहते हैं। तो जनसंख्या भूगोल है। आवास भूगोल, यानी कि जिस क्षेत्र में आवास सबसे ज्यादा उत्पन्न हो जाए उसे आवास भूगोल कहते हैं साथी। आर्थिक भूगोल, यानी कि जिस क्षेत्र में आर्थिक मंदी की कमी हो उसे आर्थिक भूगोल कहते हैं। वो के साथ जहां से गरीबी पिछड़े वर्ग के लोग होते हैं आर्थिक भूगोल। और मानव भूगोल की प्रमुख शाखाएं साथी है। मानव भूगोल के महत्वपूर्ण उप क्षेत्रों में व्यवहारवादी भूगोल, सामाजिक कल्याण का भूगोल हो गया, सांस्कृतिक भूगोल हो गया, जो संस्कृति से संबंधित चीजें होती है उसे सांस्कृतिक भूगोल। लिंग भूगोल, जैसे स्त्रीलिंग हो गया, पुल्लिंग हो गया, इसके अनुपात में जैसे एक स्त्री पर 2 पुरुष फ्री, इसमें लाभ होते हैं ना, वो लिंग भूगोल हो गया। चिकित्सा भूगोल, चिकित्सा से जो भी चीजें सामग्री, डॉक्टर, नर्स, इस प्रकार से चीजें चिकित्सा भूगोल में आती है। ऐतिहासिक भूगोल, इतिहास के बारे में। निर्वाचन भूगोल, संसाधन भूगोल, कृषि भूगोल, पर्यटन भूगोल, अंतरराष्ट्रीय व्यापार का भूगोल, सैन्य भूगोल, औद्योगिक भूगोल,
विपणन भूगोल आदि को शामिल किया जाता है। किसमें? मानव भूगोल क्षेत्र के अंतर्गत यह सभी चीजों को शामिल किया जाता है मेरे प्यारे साथियों। ओके, तो देखो भूगोल यानी कि जो ज्योग्राफी, उसके बारे में थोड़ा विस्तार से और जानते हैं। अंग्रेजी भाषा का शब्द ज्योग्राफी, कौन सा? ज्योग्राफी। देखो ज्योग्राफी, GEO प्लस ग्राफी, इस शब्द से बना है ज्योग्राफी बना है साथी, ज्योग्राफी इस प्रकार से। यूनानी सब भाषा के दो शब्दों से मिलकर बना है, जिसमें जो अर्थात पृथ्वी तथा ग्रेफत अर्थात वर्णन करना, अर्थात ज्योग्राफी का सामान्य अर्थ पृथ्वी का वर्णन करना है। भूगोल का क्या अर्थ है? पृथ्वी का वर्णन करना। आपसे पूछ लिया जाए कि भूगोल यानी कि ज्योग्राफी किससे बनी और क्या अर्थ है, तो ज्योग्राफी बनी है ज्यो प्लस ग्राफी शब्द से बने। इसका क्या अर्थ है? तो पृथ्वी का वर्णन ही ज्योग्राफी का अर्थ है। इस प्रकार से आपको बिल्कुल सरल भाषा में बता देना है साथी। अगला पॉइंट आता है हमारे भौतिक भूगोल यानी कि फिजिक्स आते हैं साथी। भूगोल की वह शाखा जिसके अंतर्गत स्थल मंडल हो गया, जलमंडल हो गया और वायुमंडल हो गया, रूपी तीनों अंगों के एक प्राकृतिक स्वरूपों के अंतर संबंधित एवं उनसे उत्पन्न भूतल के प्राकृतिक विभिन्नताओं की व्याख्या की जाती है। और इन चीजों को क्या कहते हैं? भौतिक भूगोल, इंग्लिश में भी जानते हैं फिजिक्स, ज्योग्राफी। क्लियर हुआ साथियों? अगला है मानव भूगोल यानी कि ह्यूमन ज्योग्राफी। ह्यूमन को मानव इंग्लिश में क्या कहते हैं? ह्यूमन कहते हैं। मानव भूगोल, भूगोल की वह शाखा है जिसमें मानवीय क्रियाकलापों और वातावरण के पारस्परिक संबंधों का अध्ययन किया जाता है। पारस्परिक यानी कि अंदर का जो संबंध होता है, उनका जो पिछले कालों से संबंध आ रहे हैं, उसके अध्ययन को ही मानव भूगोल कहा जाता है साथियों। मानवीय क्रियाकलाप जो दिन रात करते हैं साथियों, सुबह उठते हैं, शाम को करते हैं, दिन में करते हैं, उन क्रियाकलापों को मानव भूगोल में सम्मिलित किया जाता है साथियों। अगला आता है पर्यावरण यानी कि एनवायरमेंट है। पर्यावरण का शाब्दिक अर्थ होता है परि प्लस अर्थात चारों ओर एवं आवरण अर्थात फैलाव, यानी कि चारों ओर का आवरण ही पर्यावरण कहलाता है। पृथ्वी के चारों ओर का आवरण अर्थात जो तल जल नभ के प्राकृतिक एवं अप्राकृतिक अवयव के रूप में जीव एवं उसके निवासी क्षेत्र के चारों ओर व्याप्त पाया जाता है, वह पर्यावरण कहला जाता है। क्लियर हुआ? अब आप बड़ी क्लास में आ चुके हो तो पर्यावरण की भाषा इस प्रकार से आपको देखने को मिलेगी। छोटी क्लासों में क्या होता था साथियों कि जैसे ये हो गया पृथ्वी के चारों ओर के आवरण को पर्यावरण कहते थे। ये हो गई ये ओनली परिभाषा। लेकिन अब ये नहीं है आपके, ये है जो तल जल नभ के प्राकृतिक अप्राकृतिक अवयवी के रूप में जीव एवं उसके निवासी क्षेत्र के चारों ओर व्याप्त पाया जाता, उसे पर्यावरण कहते हैं साथी। इस प्रकार से आपकी पर्यावरण की भाषा देनी है साथी, परिभाषा देनी है। अगला आता है कि द्वैतवाद यानी कि द्वैतवाद से आज से किसी विषय का दो भागों या शाखाओं में बट जाना है। इसके लिए एक आवश्यक नहीं है कि दोनों शाखाएं एक दूसरे के विरोधी हो, ये दोनों शाखाएं एक दूसरे की सहायक भी हो सकती है साथियों। क्लियर हुआ? अगला टॉपिक है हमारे पास नोमेथेटिक। क्या नाम है? नोमेथेटिक। नोमेथेटिक शब्द का अर्थ है भूगोल का नियमबद्ध होना, यानी कि जो भूगोल है उसका नियमबद्ध क्रम अनुसार पढ़ना, अध्ययन करना। भूगोल का एक उपागम जो ये मानता है कि भूगोल आवश्यक रूप से वैज्ञानिक नियमों के प्रतिपादन से संबंधित होना चाहिए। ये तो इम्पोर्टेंट तो नहीं है लेकिन आपको पढ़ना है साथी। अगला है इडियोग्राफिक। क्या नाम है? इडियोग्राफिक। तो इडियोग्राफी का अर्थ है भूगोल का विवरणात्मक होना। जो भूगोल है साथियों, भूगोल ये कहते हैं कि हमेशा भूगोल को विवरण के अनुसार विस्तार रूप से लिखना चाहिए, चाहे वो क्वेश्चन आपके 2 नंबर का क्यों ना हो, चाहे 3 नंबर का क्यों ना हो साथियों, हमेशा भूगोल को खुलकर पूरे शब्दों में लिखना चाहिए। ये विविध घटनाओं के सामान्य स्वरूपों की परिस्थितियों के विपरीत विशिष्ट परिस्थितियों पर अधिक बल देती है। परंपरागत प्रादेशिक भूगोल के अंतर्गत इसी विधि को अपनाया जाता है। किसमें? परंपरागत प्रादेशिक भूगोल में इडियोग्राफी को ही अपनाया जाता है साथी। अगला टॉपिक आता है हमारे पास प्रादेशिक उपागम।
भूगोल में किसी भी प्रदेश के समस्त भौगोलिक तत्वों का एक इकाई के रूप में अध्ययन करने उपागम है, प्रादेशिक उपागम कहलाता है साथ में। अगला होता है क्रमबद्ध उपागम, भूगोल की किसी प्रदेश के विशिष्ट भौगोलिक तत्व के अध्ययन का उपागम, यानी कि जो भूगोल का किसी, जैसे आप मान लो कि संसाधन होते हैं, ओके, संसाधन के कितने भागों में बढ़ सकते हैं, 4 भागों में, उसको हमको चारों को पढ़ना है एक साथ, लेकिन किसे पढ़ेंगे, क्रमबद्ध, ये नहीं कि पहला पढ़ लिए आज चौथा पढ़ लिए आज इसका भाग पढ़ लिए आज, इसको क्रमबद्ध पढ़ना है हमको, ये भी तो हमारे जाकर समझ में आएगी, वरना कुछ नहीं आएगा। अगला है भौतिक पर्यावरण के फिजिक्स एनवायरमेंट, भौतिक पर्यावरण के अंतर्गत भौतिक लक्षणों जैसे धरातलीय, उचावच, जलवायु, अपवाय प्रणाली, मृदा एवं जल आदि को सम्मिलित किया जाता है साथ ही। अगला है फिर हमारे पास सामाजिक सांस्कृतिक पर्यावरण, सामाजिक सांस्कृतिक पर्यावरण के अंतर्गत पृथ्वी पर मानव निर्मित लक्षणों तथा जनसंख्या और मानव बस्तियां, कृषि, निर्माण, उद्योग, परिवहन आदि को सम्मिलित किया जाता है, किसमें, सामाजिक सांस्कृतिक पर्यावरण में। बहुत छोटे छोटे टॉपिक है जिसे आप अच्छे तरीके से एक एक शब्दों में लिख सकते हो, याद कर सकते हो साथ में, क्लियर। अगला टॉपिक आता है प्राद्योगिक, देखो प्रौद्योगिकी यानी कि टेक्नोलॉजी, उत्पादन में प्रयुक्त उपकरण एवं तकनीकी किस प्रकार से होती है। तो देखो अगर टॉपिक है हमारा पहला कि पर्यावरणीय निश्चयवाद, यानी कि एनवायरमेंट डिटरमिनिज्म, मानव शक्तियों की अपेक्षा प्राकृतिक शक्तियों की प्रधानता स्वीकार करने वाली विचारधारा, जिसमें मानव को प्रकृति का दास माना जाता है, मानव को प्रकृति का नौकर माना जाता है। पेड़ों को उगाएंगे तो उनको काटेंगे भी तो सही ना मेरे प्यारे साथी, काटेंगे काटेंगे, ओके। सबसे पहले पेड़ को उगाए, दास हो गया यानी कि नौकर हो गया, काटेंगे तो वो भी नौकर ही कहलाते हैं मेरे प्यारे साथी, क्योंकि नौकर है ना तो उसको दास कहा जाता है पर्यावरण निश्चयवाद में। अगला है संभववाद, तो प्रकृति प्रदत्त संभावनाओं का मानव द्वारा अपनी उत्पत्ति एवं कल्याण हेतु अपनी छांट के अनुसार प्रयोग करने की विचारधारा ही संभववाद कहलाते हैं, यानी कि पॉसिबिलिएशन कहलाते हैं साथ में। अगला है नव निश्चयवाद, मानव भूगोल की वह विचारधारा जो न प्रकृति पर विजय प्राप्त करती है, नहीं प्रकृति की दासता पर स्वीकार करने अपितु प्रकृति के साथ सहयोग करने पर बल देती है साथियों। इसे आधुनिक निश्चयवाद का वैज्ञानिक निश्चयवाद भी कहा जाता है। क्लियर हो गया, छोटे छोटे टॉपिक है, बिल्कुल सरल और छोटे से है। अगला है हरित ग्रह प्रभाव, बहुत इंपोर्टेंट है भाई मेरे प्यारे साथियों, इसको तो आप जितना लिखो जितना कम है साथियों। ग्रीन हाउस इफेक्ट, यानी कि जो हरित ग्रहों से क्या प्रभाव पड़ता है, देखो वायुमंडल की विद्यमान कुछ गैसें सूक्ष्म तरंग यानी कि सौर विकिरण के पारदर्शी तथा तिरंगी दीर्घ तरंग यानी कि भारतीय विकिरण के लिए अपारदर्शी होते हैं, जिसके कारण भारतीय विकिरण का पश्चिमी विकिरण होने से धरातलीय ऊष्मा में वृद्धि होती है। ऐसी गैसें CO2, N2O, HFC, HF6 से उत्पन्न प्रभाव को हरित गृह प्रभाव कहा जाता है साथियों। थोड़ा सा इसके बारे में विस्तार से हम एक दिन वीडियो बनाएंगे 5-10 मिनट का, उसमें आपको अच्छे तरीके से समझाएंगे। अगला है कि भूमंडलीय तापन, तो क्या है, तो समस्त विश्व के बिगड़ते हुए पर्यावरण संतुलन एवं प्रदूषण के कारण पृथ्वी के तापमान में जो निरंतरता वृद्धि हो रही है उसे भूमंडलीय तापन, भूतापन कहते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है मेरे प्यारे साथियों। तो भूमंडल तापन किससे करते हैं, परीक्षा में आ जाए तो देखो आपको लिखना है कि जो पर्यावरण असंतुलन प्रदूषण के कारण, भूमंडल तापन किसके कारण होता है, ये प्रदूषण के कारण। प्रदूषण सबसे ज्यादा बढ़ता है मेरे प्यारे साथी, इसके कारण भूमंडल का ताप बढ़ने लगता है। इसका धरती का, ओके, धरती का ताप बढ़ने लगता है तो धरती हिलती डुलती है, क्या है, हिलती है और डुलती भी है साथी। जिससे हम कहते हैं कि आपको भाई भूकंप आ गया जयपुर में, कहां पर आ गया, जयपुर में आ गया, दिल्ली में आ गया। तो शहरों में क्यों आता है ये, क्योंकि शहरों में सबसे ज्यादा प्रदूषण होता है। गाँव में तो नहीं सुनते हैं कि गाँव में क्यों नहीं है, गाँव में प्रदूषण नहीं होता है मेरे पहले साथ में। इसलिए ओजोन परत अवश्य, ओजोन परत क्षरण, ओजोन गैस सूर्य से आने वाली यानी कि पराबैंगनी किरणों को पृथ्वी तक पहुंचने से रोकती है। कौन सी, ओजोन परत। वायु में उपस्थित कुछ ऐसे पदार्थ होते हैं जैसे ऑक्सीफ्लोरोकार्बन, नाइट्रिक ऑक्साइड और क्लोराइड आदि जो ओजोन परत को हानि पहुंचा रहते हैं, जिसमें ओजोन परत का अवश्य यानी कि ओजोन परत क्या हो रही है, ओजोन परत नष्ट हो रही है साहब।
ओजोन परत में एक छेद हो गया है साथियों, बिल्कुल मामूली सा, इससे भी छोटा, जिससे कितना प्रकाश आता है साथियों। तो अगर मान लो बहुत ज्यादा हो जाए तो क्या होगा। अगला है अनुकूलन। जब मानव वातावरण के अनुसार स्वयं को संशोधित कर क्रियाशील होता है तो इस स्थिति को अनुकूलन के नाम से जाना जाता है। जब मानव व्यक्ति वातावरण के अनुसार स्वयं को संशोधित कर क्रियाशील होता है तो अनुकूलन, यानी कि जो मानव होता है वातावरण के अनुसार अपने को ढाल लेता है तो उसको अनुकूलन कहते हैं। सीधी सी भाषा में आप ये समझ लो। ओके, अगला है मानवतावादी विचारधारा। तो देखो, मानव भूगोल की वह विचारधारा जिसका मुख्य रूप से लोगों के सामाजिक कल्याण के विभिन्न पहलुओं से था। ओके, मानवतावादी कल्याण परक विचारधारा कहलाती है। ये आवास, स्वास्थ्य और शिक्षा जैसे पक्षधर थे साथियों। आज के जमाने में किसी प्रकार की मानववादी नहीं है। ओके साथियों, ना तो आवास में यानी कि घर में है, ना स्वास्थ्य में है, ना शिक्षा में। शिक्षा में तो बिल्कुल मानववादी नहीं है साथ। क्लियर हुआ। अगला है आमूलवादी विचारधारा यानी कि रेडिकल स्कूल। मानव भूगोल की वह विचारधारा जिसके अंतर्गत निर्देशितता के कारण बंधन एवं सामाजिक असमानता की व्याख्या करने के लिए मार्क्स के सिद्धांत का उपयोग किया गया आमूलवादी या रेडिकल विचारधारा कहलाती है साथियों। अगला है व्यवहारवादी विचारधारा। मानव भूगोल की वह विचारधारा जिसके सम्मिलित प्रत्यक्ष अनुभव के साथ साथ मानवीय जातीयता, प्रजातियां, धर्म आदि पर आधारित सामाजिक संवर्गों के अधिकार बोध पर अधिक बल दिया जाता है, व्यवहारवादी विचारधारा कहलाती है सर। यानी कि इसका यह मतलब होता है व्यवहारवादी विचारधारा है मानव है, यदि उसमें किसी के प्रति व्यवहार की अच्छी अनुभूति है और उसके प्रति भी उसके प्रति अविचार की अनुभूति है तो उसे विचारवादी कहलाते हैं। अच्छे विचार रखो साथियों, जब भी आप आगे बढ़ पाओगे। कितने मेरे यार। अगला टॉपिक की फिर हमारे फ्रेडरिक रेटरेस, जिसको 1844 1904 में शुरू किया था। मानव भूगोल के पिता जर्मन निवासी रेडरेज को कहते हैं। दोबारा सुनना है, मानव के पिता किसे कहते हैं? जर्मन के निवासी थे रेडरेज। रेडरे ने रेड जेल को सही अर्थों में निश्चयवाद का प्रतिपादक माना जाता है। इनके द्वारा लिखित विश्वविख्यात ग्रंथ एंथ्रो, क्या नाम है? एंथ्रोपोजियोग्राफी, क्या नाम है? ग्रंथ एंथ्रोपोजियोग्राफी है साथियों, फ्रेडरिक रेडरेज। ओके, अगला टॉपिक आता है फिर हमारे एलन सी सैम्पल, यानी कि एलन टर्टिल सैम्पल। ओके, एक अविश्वविख्यात अमेरिकी विज्ञान थे जिन्होंने क्रांतिकारी संविधान स्वतंत्रतावाद का समर्थन अपनी पुस्तक में किया था साथियों। अपने गुरु रतजेल के विचारों को अंग्रेजी भाषा में जानने वाले, जगत के विवरण प्रस्तुत करने वाले भौगोलिक पर्यावरण के प्रभाव, यानी कि भौगोलिक पर्यावरण का प्रभाव नामक पुस्तक की रचना किसने की थी? एलन सी सैम्पल, यानी कि एलन टर्टिल सैम्पल ने की थी साथियों। अगला वैज्ञानिक है पोल विडाल डी ला ब्लास। पोल विडाल डे ला ब्लास। ओके, देखो, अपने सही अर्थों में संभववाद का संस्थापक माना जाता है। लेखिका स्त्री है साथियों। पुस्तक मानव भूगोल के सैद्धांतिक में भौगोलिक एकता और पर्यावरण पर मानव भूगोल का विश्लेषण किया साथियों। अगला वैज्ञानिक है ग्रिफिथ टेलर। नवनिश्चयवाद के प्रणेता। नवनिश्चयवाद को रुको और जाओ सिद्धांत भी कहा जाता है साथियों, यानी कि रुको और जाओ किसका सिद्धांत? ग्रिफिथ टेलर का। ग्रिफिथ टेलर ने बताया कि वास्तव में न तो प्रकृति का मनुष्य पर पूर्ण नियंत्रण है और नहीं प्रकृति का विजय है, यानी कि प्रकृति का मनुष्य पर कोई भी नियंत्रण नहीं है साथियों, और नहीं प्रकृति का विजय, यानी कि प्रकृति पर कोई विजय पा सकता है, कोई भी नहीं पा सकता। मानव का भी प्रकृति पर कोई नियंत्रण नहीं है साथियों। हमने 2 पार्ट पूरे अच्छे तरीके से देख लिए साथियों, अच्छी तरीके से बिल्कुल बारीक तरीके से हम नोट्स देख रहे हैं साथियों। आपसे भी विनती है कि वीडियो को पूरा देखें ताकि सभी आपको अच्छे तरीके से समझ में आए, किसी भी क्लास को मिस ना करें साथियों। ओके साथियों, कल और नई उल्लास और जोश के साथ इसके तीसरा पार्ट देखेंगे। देखते हैं कि कितने नोट्स बनेंगे। यदि कम बनेंगे तो प्रश्न उत्तर देख लेंगे, ज्यादा बनेंगे तो चौथे पार्ट में देख लेंगे साथियों। सभी दोस्तों को गॉड ब्लेस यू साथियों।